हाय एवरीवन, आज मैं आप सबको लेके चलूंगी देहरादून। हाँ, आपने सही सुना, देहरादून। मेरा एएफएसबी था, तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एएफएसबी देहरादून का एक्सपीरियंस। मैंने जितने एएफएसबी दिए उनमें मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देहरादून का ही था। तभी मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस वीडियोज़ बनानी है तो उसमें क्यों ना मैं सबसे पहले देहरादून से स्टार्ट करूँ। सो मेरा जो एसएसबी था, एएफएसबी प्रिसाइजली, एएफएसबी जो था वो 25 सितंबर 2023 को था। सो पॉसिबल नहीं था, उस टाइम पे मैं दिल्ली रहती थी, प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहाँ से उस सेम डे जाना पॉसिबल नहीं लगा। एग्जॉस्टिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उससे पहले वाले दिन की मैंने ट्रेन कराई थी, जन शताब्दी एक्सप्रेस। नई दिल्ली से स्टार्ट किया मैंने अपना सफ़र। सुबह 6:45 पे मेरी ट्रेन थी, तो वहाँ से देहरादून पहुँचने में जितना टाइम लगा, उसके बाद 12:55 पे मैं देहरादून रेलवे स्टेशन पहुँची। वहाँ से निकल के मैंने देखा इधर उधर कि कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुँचूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार विज़िट कर लेती हूँ कि एएफएसबी देहरादून का जो क्लेमेंट टाउन में है वो जाके देख लेती हूँ एक बार सेंटर कहाँ पे है। फिर उसके आसपास मैं डिसाइड करूँगी कि कहाँ रुकने का देखना है। तो सबसे पहले मैं वहाँ विजिट करना ज़रूरी समझा मैंने। तो वहाँ पे ना एक ब्लू कलर के ऑटो चलते हैं शेयरिंग में। सो 20-30 रुपये देते हैं और उन्होंने मुझे एएफएसबी के बिल्कुल सामने उतार दिया। फिर वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई सर्च कि अब रहूँ कहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे एक और लड़की मिल गई जिसका एएफएसबी था मेरे साथ ही, वो अपने पापा के साथ आई हुई थी। सो हमने वहाँ से देखना स्टार्ट किया। तो उसके 500 मीटर की रेडियस में जितने भी पीजीज थे हमने वो सर्च किए और हमें एक पीजी मिल भी गया, बहुत अच्छा था। और उन्होंने हमसे 500 रुपये चार्ज किए एक नाइट के, और खाना अलग से था, उनका अलग से मैच था, तो उसमें हमने खाना खाया था। और वो मतलब सही था एक्सपीरियंस, आप अच्छे से वहाँ पे रुक सकते हो। बहुत सारे पीजीज थे, हमें बाद में पता चला, बट हमारे वाला जो था वो 500 मीटर की रेडियस में था। सो ऐसे हमने अपना डे 0 ख़त्म किया। और सुबह हम उठे अर्ली मॉर्निंग, जल्दी जल्दी अपना रेडी हुए। उसके बाद हम पैदल निकल लिए, अपनी सूटकेस उठाई और पैदल निकल लिए, क्योंकि 500 मीटर पे था। 6:45 निकले थे, 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे गेट पे, जहाँ पे बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि 270 या 280 आई थिंक इतनी की रिपोर्टिंग थी वहाँ पे। तो सारी लड़कियाँ अपनी लाइन में लगी पड़ी थी अपने सूटकेस के साथ। फिर जब सारी लड़कियाँ आ गई 6:30 के अप्रोक्स, उन्होंने हमें हमारी एंट्री कराना स्टार्ट किया। और वो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे एडमिट कार्ड हो गया और अपना आधार कार्ड, वो निकालने के लिए उन्होंने बोला। और कॉलअप लेटर तो नहीं निकलवाया था उस टाइम पे। फिर एक एक करके सबको अंदर भेजा। अंदर भेजने के बाद उन्होंने हमारा जो एक एरिया था वहाँ पे सूटकेस और वो रखवा दिया, अपना जितना भी सामान था, अपना सूटकेस और बैग। और उन्होंने हमें बोला कि आप अपना फ़ोन भी जमा करा दो, इसके अंदर स्विच ऑफ करके रख दो, और आप अपना बस एक डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल दो। और एक अगर आप फ्रेशर्स हो, क्योंकि उससे पिछला जो मेरा एफटेट था वो क्लियर हो गया था, बट मार्क्स बहुत कम थे और मुझे एएफएसबी मायसूरू मिला था उस टाइम पे, तो मैंने जाना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैं भी उस टाइम पे फ्रेशर ही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना जो जर्नी पर्टिकुलर्स निकाले, ताकि वो अपना ना जो ट्रांसपोर्ट का जितना भी खर्चा होता है वो रीइम्बर्स करा सकते हो। उसके बाद उसमें अपने अकाउंट डिटेल्स वगैरह होती हैं, तो वो उन्होंने बोला कि वो ले आओ, और एक अपना डिक्लेरेशन फॉर्म। रिपीटर्स को सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना था, वो सब उन्होंने सबमिट कराया। और फिर उन्होंने हमें बैठा दिया वहाँ पे, उनकी हॉल थे वहाँ पे वेटिंग हॉल में, वहाँ बैठा दिया। फिर उन्होंने बोला आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और ब्रेकफास्ट में अच्छा था, बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट। चाय भी थी और सैंडविच थी एंड कटलेट था। कटलेट बहुत टेस्टी था, हमें बहुत अच्छा लगा। बट उस टाइम पे एंजाइटी इतनी हो रही थी, कि टेंशन इतनी हो रही थी कि वो भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चाहिए नहीं रहा अंदर। ऐसे हो रहा है कि चलो ठीक है, बाद में ही करेंगे, अच्छे से बाद में करेंगे, पहले एक बार स्क्रीनिंग हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने हमें ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए ब्रेकफास्ट करने के बाद। और उन्होंने ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद सबसे पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं, आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो प्रोसीजर शुरू होने से पहले। दे आर वेरी स्वीट एंड नाइस पीपल, वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से उन्होंने सारा सब कुछ समझाया। फिर इतना मतलब कम, फिर टेंशन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई कि यार इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद हमें उन्होंने डिवाइड कर दिया रिपीटर्स और फ्रेशर्स में, और हमें चेस्ट नंबर अलॉट करने के लिए। और चेस्ट नंबर अलॉट करी उन्होंने हमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो जैसे 1998, 1999 वैसे करके उन्होंने हमें चेस्ट नंबर अलॉट करी। और फिर रिपीटर्स को अलग उसमें भेज दिया, और जो फ्रेशर्स थे हमें भेजा गया अर्जन सिंह हॉल, वहाँ पे एक अर्जन सिंह हॉल है, उसमें हमें भेज दिया गया। वहाँ पे हमें फिर आगे की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कराई गई। तो सबसे पहला इवेंट था OIR टेस्ट। OIR टेस्ट में हमें 17 मिनट का टाइम दिया गया, 2 सेट थे, और अपने पार्टनर के साथ ही स्वैप कराते हैं कि पहले आपका जो कोड होता है वो आप करते हो, अपने पार्टनर का कोड अलग होता है, साइड वाले जो लोग होते हैं,
और फिर वो आपस में चेंज कर लेते हैं सेकेंड हाफ में। तो 2 टेस्ट हुए थे, शायद 50-50 क्वेश्चन थे उनके अंदर। सो मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया था, शायद एक क्वेश्चन पहले में छोड़ा था, एक क्वेश्चन मैंने दूसरे में छोड़ा था, वो हो नहीं रहे थे तो मैंने छोड़ दिया। अब इस चीज़ को लेके ना बहुत सारे हमारे मिथ्स होते हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगी, जो मुझे अपने सेकंड जब मैंने AFSB दिया उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक काम आए थे। सो इसके बाद उन्होंने हमें ब्रेक दिया और ब्रेक देने के बाद उन्होंने हमें PPDT की पिक्चर दिखाई। PPDT स्टार्ट हो गया उसके बाद PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। उसमें उन्होंने 30 सेकेंड के लिए एक पिक्चर दिखाई। भाई वो क्या पिक्चर थी, हद काली, उसमें कुछ ना दिखे, इतनी ब्लर। स्टार्टिंग में सुन के गए थे कि ब्लर और हेजी पिक्चर मिलेगी, बट ये तो नहीं सुना था कि बिल्कुल ही काली। सो एकदम मैं ब्लैंक आउट हो गई। मेरे को लगा कि आज तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तो स्क्रीन आउट होके ही घर जाऊंगी। आज पहले ही दिन ही सोच के आई थी कि चलो स्क्रीनिंग तो होंगी, उसके बाद एक्सपीरियंस तो लेके जाऊंगी पूरा। मैं डर गई पूरा। डरने के बाद फिर मैंने सोचा अब आ गए हैं तो करना तो है, करके ही जाना अब तो। फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया और मैंने आसपास देखा और मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर 30 सेकंड्स खत्म, फिर उन्होंने हमें 4 मिनट दिए अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए और फिर बोला कि टाइम आउट और उसके बाद टाइम आउट। और एक बात और, अगर वो टाइम आउट बोल देते हैं ना तो उसी टाइम बंद कर दो, नहीं तो वो आपको इतना ग्रिल करेंगे क्योंकि उनके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। जो इंसान उनकी इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं लेता, डिसिप्लिन में नहीं है, उसको तो फिर वो छोड़ते नहीं। मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत स्वीट है, अच्छे से समझाएंगे आपको, बट आप अगर उनकी बात मानोगे नहीं तो फिर वो मतलब आपको बोल देंगे कि सबके सामने बोल देंगे चेस्ट नंबर वो वैसे करके हाईलाइट करके, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। फिर उसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया बाहर कि आप बाहर जाओ, वेट करो, ठीक है। तो हम बाहर आ गए, फिर आपस में डिस्कस कर रहे, तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तेरे लिए ही नहीं था, ये तो बिल्कुल सबने अपनी इमेजिनेशन दौड़ा रखी थी कि क्या ही है, पता ही नहीं। फिर हमें भेज दिया गया रूम के अंदर और डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, सही सुना आप लोगों ने, मच्छी बाजारी होता है पूरा, मच्छी बाजार। और अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, आपने गलती से भी मतलब बिल्कुल आप अगर ऐसे बैठ गए कि मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी, देन बाय, आप चले जाओगे अपने घर पहले ही दिन, तो होता ही नहीं है फिर आपसे। उसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है, वो कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, ऐसे नहीं कि हकला रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल फर्म बैठ के और अच्छे से वो स्टोरी नरेट करनी है। अब नरेट तो हमने कर ली सबने एक एक करके। फिर जब ग्रुप डिस्कशन की बात है तब तो उन्होंने किसी को मतलब ऐसे होते ही है ग्रुप में काफ़ी बात ऐसे, तो उन्होंने बोलने नहीं दे रहे, पर फिर भी मैं मतलब बोल रही थी, अपने पॉइंट्स में रख रही थी। तो मैंने सबका अपना पॉइंट रखा और सबने अपने पॉइंट रखे। फिर एक कॉमन स्टोरी पे आए हम, फिर GTO सर ने बोला कि लेडीज़ यू आर वेस्टिंग टाइम, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। फिर हम एक कंक्लूजन पे आए एंड कोई मान ही नहीं रहा। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। एक लड़की थी, वो उठ के वो बोलती कि मैं नरेट करूँगी स्टोरी, जबकि किसी ने कॉमन बोला नहीं था कि उसको करना है। आई वॉज लाइक ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि एक और लड़की थी, मेरे को भी पर्सनली उसकी स्टोरी अच्छी लगी थी और उसने नरेट भी अच्छे से करा था, तो मैंने भी सजेशन दिया कि हमें ना इनके साथ जाना चाहिए। तो उन्होंने करा, बट उन्होंने किसी के सजेशन नहीं लिए। ग्रुप डिस्कशन हुआ था पर उन्होंने अपनी स्टोरी गाई तो सबके सामने, बट ठीक है जैसा भी है। तो वहाँ से ख़त्म हुआ, फिर हम बाहर आ गए। अब भाई इतना धक 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 तक एंजाइटी में ऐसे हो रहा था जैसे उल्टी आ जाएगी पूरी। वहाँ पे खड़े सब लोग ऐसे दिमाग में चल रहा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, एक दूसरे से बतिया रहे वो सब। फिर आते हैं हमारे DSO सर, वो आके कि लेडीज़ ये वगैरह वगैरह, उन्होंने पहले तो वो जो भूमिका बांधते हैं कि जिनका नहीं होगा ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती वगैरह वगैरह, मतलब हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, सब कुछ बोला उन्होंने। फिर वो जैसे जैसे चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे थे तो आपको ना पहले डेट ऑफ बर्थ बोलना होता है, फिर नाम बोलना होता था। तो फिर मेरा भी आया नाम एंड आई वाज डैम हैप्पी। उस टाइम पे मेरे को इतनी खुशी हुई, मुझे लगा बस आज अब अगर स्क्रीन हो गई ना तो मैं रिकमेंड होके ही जाऊँगी, इतना कॉन्फिडेंट। फिर मैं लगा कि हाँ चलो, एक रिलीफ की मैंने वो रिलीफ मिला मुझे कि हाँ चलो अब सही है। फिर उन्होंने जो स्क्रीन आउट हुए थे उनको लंच करा के घर भेज दिया और हमें बोला कि आप सब अपना सामान दूसरे रूम में रख दो और वहाँ से सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल उठा लो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपको अर्जेंसी हॉल दोबारा जाना है, वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए।
एक एक हर किसी बंदे को वो पहले एक एक ऑफिसर वो अलॉट कर देते हैं, फिर वही चेंज होते रहते हैं, वही वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। वहाँ पे भी बहुत बड़ा ब्लंडर किया मैंने, क्योंकि क्या होता था ना कि जैसे पहले तो मैम ने जैसे मेरे चेक करना स्टार्ट किया, तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये कब खिंचवाई थी आपने फ़ोटो। मैंने मैम को क्या बताऊँ, मैं जब 7th 8th पता 9th क्लास में थी, जबकि मेरी आधार कार्ड की फ़ोटो चल रही थी। तो मैम ने देखा, मैम बोली कि एक बार ऐसे देख रही, एक बार फ़ोटो में, एक बार ऐसे, एक बार फोटो। मैंने कहा यार मैं ही हूँ, इतना क्या मतलब देख रहे हो। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये अपडेट कराना मुझे, मतलब ये आप बचपन की फ़ोटो लगा के आप। मैंने कहा ओके मैम। फिर बोलते कि बेटा 12th मार्कशीट दिखाओ। मैंने दिखा दी, 12th पास सर्टिफिकेट दिखाओ। भाई मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा कि चलो CBSE में तो आज तो मेरा काम चल ही रहा है मार्कशीट से, मुझे तो लगा बस ये डॉक्यूमेंट होता है, अपना मार्कशीट से काम चल रहा था। मैं ये क्या है, मैंने कहा मैम मेरी शायद ना बैग में रह गई, मैं देख के आती हूँ। मैं गई वहाँ से ना, मैंने अपनी सर्टिफिकेट निकाल ली, जो मेडल मिला था मुझे, प्रिंसिपल्स मेडल मेरिट का, वो निकाल लाई। मैंने मैम को दिखाया, लो मैम सर्टिफिकेट। मैम वॉज लाइक हाउ डम। मेरे को लगा चलो कोई नहीं। फिर मैम बोली बेटा ये सर्टिफिकेट नहीं, पास सर्टिफिकेट। मैंने कहा मैम अब यही है मेरे पास। तो उन्होंने बोला दूसरे जो सर थे उनके सीनियर कि आप उनसे बात करो, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं आपको कर दूँगी अप्रूव। मैं गई सर के पास, मैंने सर को बताया। फिर सर ने बोला कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर रिकमेंड होते हो तो आप स्पीड पोस्ट करा देना, बट करा देना आप जाके, स्कूल से आपने ली नहीं होगी, होती है ऐसी। यार थैंक यू, भगवान है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को सही है। फिर वो बोलते कि अपना डॉक्यूमेंट चेक कराए उन्होंने सारे। फिर बोलती कि अब आप अपने लंच करो और अपने रूम्स में जाके ना 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, काफ़ी थक गए होगे। इवनिंग आवर्स में आपका ना साइक टेस्ट होगा। वी आर लाइक ओके। चले गए रूम्स में। अब रूम्स में आराम कौन करेगा, सब एक दूसरे को ऐसे पूछे तू कहाँ से है, ये है वो है, बात करनी एक दूसरे से करनी स्टार्ट कर दी। और हम 15-20 मिनट सोए होंगे मुश्किल से। फिर हमारा साइक टेस्ट की बारी आ गई। साइक टेस्ट में गए हम उसी हॉल में। फिर उसमें सबसे पहले अपनी वही TAT थीमेटिक रिसेप्शन टेस्ट, उसमें स्टोरीज दिखाई गई 12, जिसमें से एक ब्लैंक थी। ब्लैंक तो सब घर से ही रट के आते हैं। तो स्टोरीज ठीक थी, जो थीम्स मैंने प्रैक्टिस करी थी ना उसी के लमसम थी, स्टोरीज सारी ठीक थी, वो ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर बैट दिखाने स्टार्ट करे, फटाफट। तो बैट मेरे 2 दिन छूट गए थे बीच में, तो फिर वो ठीक थे, कोई नहीं, इतना वो टेंशन नहीं था। फिर SRTs मेरी 8 से 10 छुट्टी थी। पर किसी ने मुझे बताया था, रिपीटर मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया था कि क्वालिटी लिखना है, कोई नहीं अगर छूट भी जाते हैं 7-8 तो वो आपको इतना उस चीज़ पे जज नहीं करेंगे और हो जाएगा। तो आई वॉज पॉजिटिव ना, ठीक है। फिर आती है सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बारी। वो तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, हर कोई खुश होता है वो लिखते टाइम ना, कि हाँ ये तो चलो घर से रट के आए, अपने को अपने बारे में तो बताएंगे। वो तो बड़ा इंजॉय करके लिखते हैं सब और जल्दी भी लिख देते हैं। तो वो कंप्लीट हो गया। फिर उनके बाद उन्होंने बोला 9 बज गए थे, फिर उन्होंने बोला डिनर करो जाओ रूम पे। फिर हम जाके रेस्ट किया। 10 बजे इतना थक गए थे, जो नींद आई उस दिन। तो सुबह 5 बजे वो आंटी होते हैं वहाँ पे ड्यूटी पे, वो उठाने आ जाते हैं। वहाँ पे बजते भी रहते हैं वो गाने, वो ट्यून बजती रहती है ना, जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं उनके। उठ गए थे। फिर उठ के हमारा नेक्स्ट डे GTO था। हमारा GTO था और ग्रुप टास्क जो होते हैं, और जो रिपीटर्स थे उनकी छुट्टी थी। मैं कहा यार इनका सही है, ना छुट्टी, इनको रेस्ट तो मिलेगा, हम तो फिर दौड़ा दिए उन्होंने। फिर GTO का दिन आ गया। GTO हमारे बड़े सही थे, मतलब फ़नी थे, मतलब उनसे आप डरोगे नहीं, मतलब अच्छे थे। सो उन्होंने हमें ग्रुप डिस्कशन की दिया पहले तो। फिर ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने हमें पहले 2 टॉपिक्स दिए। उनमें से एक था इंडिया रशिया रिलेशन और उस पर चाइना का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। सो वी डिसाइडेड कि हम ना इंडिया रशिया वाला टॉपिक उठाते, क्योंकि वो सबको आता होता है, सो लेट इट बी। तो हमने उस पर अग्री किया। फिर डिस्कशन अच्छा गया मेरा। उसके बाद हमने वो एक टॉपिक को खुद से देते हैं, तो उन्होंने ना इन्वायरमेंट का टॉपिक दिया था, तो वो अच्छा था टॉपिक। तो वो मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रही, बट मतलब नॉर्मल टॉपिक था, तो वो हमने किया डिस्कशन। उसके बाद आता है GPE भी सही थी, अच्छी थी, मैंने कंप्लीट कर ली थी। मेरी शायद एक छुट्टी थी, मतलब जिसमें मैं लिख नहीं पाई थी, और बाकी कंप्लीट हो गई थी। तो वो मेरे दिमाग में ना कहीं स्टक कर गई कि यार अच्छा नहीं हो पाया। पर फिर सबसे बात करी तो सबने ये बोला कि एक आध तो सबका छूटता है, चलो ठीक है। फिर ठीक है, अब जो भी है चलते हैं ग्राउंड पे। फिर जो मज़ेदार चीज़ें हुई, उसके बाद हमें लेके गए वहाँ पे हमारे GTO जो थे वो PGT के लिए, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो वहाँ पे जैसे पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए अच्छे से, सारा वो आपको बताएंगे किस पे पैर रखना है, रेड पे नहीं रखना, वाइट पे रख सकते हो, ठीक है, अपना सारा सामान उठा के आपको आगे बढ़ना है, वो सब आपको अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेंगे।
आपको बिल्कुल ऐसा समझते कि आपको कुछ नहीं आता, तो वो करते हैं, उन्होंने करा। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसे ही हमने जैसे स्टार्ट किया, तो जैसे उन्होंने बोला स्टार्ट, भाई एक लड़की थी उसने ना पूरा सब सामान उठा लिया। अब 5 मिनट तक वो बस कुछ ना कुछ करे जा रही, इधर उधर करे जा रही, और वो कुछ नहीं कर रही। और हमारे जेठे इतने अच्छे थे कि वो ना हमें खुद बता रहे थे कि लेडीज लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, ऐसे कोई सुन ही नहीं रहा उनकी। वो इतने इरिटेटेड हो गए, पहले तो वो हंसने ही लग गए उन पर। फिर बोलते कि लेडीज़ मैंने आपको क्या बोला था, जस्ट लिसन टू मी व्हेन आई से। तो ओके सर, सॉरी सर, हम बोले। फिर हमने स्टार्ट किया करना कुछ, ठीक है, तो करा। वो आइडियाज़ दे रहे थे, बीच बीच में हिंट दे रहे थे अच्छे से कि आप करो, तो हम करे जा रहे थे। वो कैसे जैसे तैसे करके हमने पीजीटी कंप्लीट करा। उसके बाद हमारी GOR थी, वो सबसे फ़नी थी कि उसको तो हमने इतना सीरियसली ले लिया। सबसे पहले तो उन्होंने हमें बोला कि अपना ना वॉर क्राई डिसाइड करो। तो हम वॉर क्राई डिसाइड कर रहे हैं, तो वही है नॉर्मल भारत माता की जय, तो सब वही सेम करते हैं। तो हमारे वही हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि बताओ 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 बताओ। फिर एक लड़की थी, उसने बोला कि ना जय भवानी करते। मैंने ठीक है जय भवानी। तो जय भवानी करते करते सब जा रहे वहाँ पे। सो अच्छा था वो भी, हमने बहुत अच्छा किया उसमें भी, मतलब इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ ना, कमरेडरी थी सब में, मतलब अच्छा लगा। तो वो अच्छी थी रेस। फिर उसमें क्या हुआ ना, हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, वो बहुत, उसको ना हाइट का फोबिया था, बट फिर भी बंदी ने हार नहीं मानी। और हमें ना बहुत इम्प्रेसिव लगी वो चीज़ कि उसको ये लगा कि मेरी वजह से मेरा ग्रुप ना हार जाए। और उसने ना मतलब उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी फिर भी, तो उसने बेचारे ने कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली ना वो गिर गई और उसे चोट भी लगी। बट उसके लिए ना सल्यूट था सही में कि उस बंदी ने ग्रुप के बारे में सोचा। तो शी वॉज वेरी नाइस गर्ल। तो उसके बाद हमने वो कंप्लीट किया। फिर लास्ट में उन्होंने इतनी पेनल्टी लगाई, फिर कोई मतलब किसी को नहीं जितवाया उन्होंने। लास्ट में बोला कि वही सबसे कहेगा ठीक है। उसके बाद फिर हमें वो लेके गए लेक्चरेट के लिए। ये तो मेरे लिए गुगली था, मेरे को लगा था अब इतने सारे टास्क करा लिए, आज लेक्चरेट थोड़ी होगा, लेक्चरेट तो कल हो जाएगा, थोड़े ही टास्क बचे थे। तो उन्होंने ना ये कर दिया, और मेरे को ये भी था कि लेक्चरेट के लिए मैं थोड़ा पढ़ लूँगी उससे पहले, पर उन्होंने लेक्चरेट ऐसे गुगली फेंक। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। सब ने अपने अपने टॉपिक्स पे अच्छे से बोला, और फिर मेरी बारी आई। फिर मैंने देखा भाई 3 टॉपिक्स तो इकोनॉमिक्स के थे। इकोनॉमिक्स तो आती नहीं थी इतनी ज़्यादा कि मैं उस पर इतना लंबा बोल पाऊँ उस टाइम पे, ठीक है। अब तो चलो ठीक है पढ़ लिया। फिर उसके बाद मेरे से उसमें एक टॉपिक था करियर इन डिफेंस। मैंने कहा ये ठीक है, चलो बोलने से मतलब है, 2 मिनट 3 मिनट बोल तो दूँ, ठीक है। फिर 2 मिनट मैंने कंप्लीट बोला, रुकी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोला, पर टॉपिक बहुत एवरेज था। तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री था। सब ने मतलब आपस में वो देते हैं ना फीडबैक अपने सारे ग्रुप को, तूने अच्छा बोला, तूने अच्छा बोला, तो सब लोग ठीक थे कि हाँ तूने अच्छा किया, अच्छा किया। जाने से पहले हमारे GTO ने हमें बोले कि कैसा था, क्या सीखा, रूम पे जाके क्या करोगे। और वी वर लाइक यस सर, हमने अच्छा किया, रूम पे जाके हम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने बोला बेटा ये सब तो ठीक है, बट ना आप गांठ मारना सीख के आना, मतलब नोट करना ना सीख के आना, आपको बिल्कुल नहीं आता। वी वर लाइक ये क्या बोल रहे हो सर। तो मतलब इतना एम्बैरेसिंग था वो। फिर हमने लिटरली रूम में जाके ना उसके जूतों की लेसेस खोल के हमने नोट बनानी सीखी। पर नोट नहीं बनती, वो रस्सी नहीं, पूरा रस्सा होता है इतना मोटा, उसका एक नोट मार तो बहुत होता है, वो खुल जाए बार बार, नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे अपना नया फिर उस दिन फिर GTO डे 2 था और रिपीटर्स का इंटरव्यू था। तो हमारा GTO में फिर हुआ हाफ ग्रुप टास्क, वो तो बहुत अच्छा गया। ओड इवन में उन्होंने डिवाइड कर दिया, वो अच्छा था। हमारे ग्रुप में थी 4 लड़कियाँ, दूसरे में थी 3 लड़कियाँ, तो वो अच्छा था, अच्छा गया। फीडबैक भी अच्छा था उस चीज़ का, वो मेरा अच्छा गया। उसके बाद आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में मैं ना सिर्फ 6 कर पाई। उस टाइम पे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, मतलब ठीक थी पर इतनी नहीं थी। मेरे से मंकी क्रॉल और वो सब नहीं हुआ। मैंने बर्मा ब्रिज किया, बाकी सारे ऑब्स्टेकल्स मैंने कंप्लीट कर लिए, बट मेरे से ना वो नहीं हो पाया। मंकी क्रॉल था एक, मैंने ना वो विंडो भी वो स्क्रीन होती है ना, वो स्क्रीन को कूदना होता है, वो भी नहीं किया मैंने। मेरे को थोड़ा डर लगा कि यार चोट वोट ना लग जाए, वो नहीं हुआ। मतलब और भी थे 3-4 ऑब्स्टेकल्स मेरे से नहीं हुए, मैंने 6 करे, तो वो 6 कर लिए। उसके बाद था कमांड टास्क बहुत अच्छा था, सर ने अच्छे से किया। मतलब एक टास्क था इसमें सर आइडियाज़ दिए, मल्टीपल आइडियाज़ दिए, सर ने बार बार करा के देखा और पूछा, ठीक है। तो वो भी अच्छा गया। सो आई वॉज हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि चलो GTO अच्छा गया, साइट भी अच्छी थी, तो मतलब सब अच्छा जा रहा था। अब मुझे नहीं पता था, और उस टाइम पे एक चीज़ और भी बहुत अच्छी हुई थी। उस टाइम पे ना CAPF का रिजल्ट आया था, मैंने CAPF का ही पेपर दे रखा था।
सो मैंने घर पे बात करी, जैसे वो 2 मिनट का ही टाइम देते थे, लैंडलाइन से आप बात कर सकते हो। मैंने घर पे बात की, तो मैंने पूछा कि मम्मी ने बताया कि तेरा ना हो गया। तो मैं उसके मेरे डिलेमा में थी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, बोलते थे इतने में नहीं होगा ये वो, तो मतलब बहुत सारा चलता था दिमाग में। तो मेरे को रहता था कि मम्मी रिजल्ट आया, बहुत लेट कर दिया था ना रिजल्ट पिछली बार। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा तेरा हो गया। वो इतनी खुश थी कि चलो आज तो सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और मेरे को नहीं पता था कल क्या होने वाला है। कल ही था असली जो होने वाला था इंटरव्यू से। तो मेरे को डर लग रहा था थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बहुत टेंशन में थी। सब ग्रुप वाले रात भर पढ़ रहे अपने बारे में, पता नहीं क्या क्या, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे। एक्सरसाइज, ध्रुव, हमारे होम का नाम ध्रुव है, चलो देखते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सारा मतलब पूरे लगे पड़े थे सब। सुबह 3 बजे सोए हैं, फिर रात सुबह 2 घंटे 3 घंटे सोए। हम सोए तो हम थे ही नहीं, इतनी बातें बस आपस में डिस्कशन, ये वो वगैरह वगैरह यही सब चलता था। और वहाँ पे ना गेम्स भी बहुत अच्छे थे। फुटबॉल, मतलब फुटबॉल तो कौन ही खेलता था वहाँ, बास्केटबॉल था, बैडमिंटन था, मतलब सब था वहाँ पे। अच्छा था, न्यूज़पेपर हॉल भी था वहाँ पे, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ थी। बस आपको गैजेट नहीं मिलेंगे, आपकी जो फ़ोन होता है वो नहीं मिलते, बस बाकी सारा अच्छा होता है वहाँ पे। इतना अच्छी वाइब थी देहरादून की, इतनी पॉजिटिव वाइब वहाँ पे। लाइफ का ना बेस्ट एक्सपीरियंस था वो, मतलब आज भी अगर याद करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू था नेक्स्ट डे। इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। उससे पहले मेरे को इतनी टेंशन हो रही, फाइनली मुझे बुलाया अंदर सर ने। तो पहले 5 मिनट में पता नहीं क्यों गर्मी लग रही थी, पता नहीं बाहर इतनी देर से बैठी थी, मेरे को प्यास लग रही। मैं ना बोली तो ऐसे मेरे ना मुंह सूख रहा था। सर ने नोटिस कर लिया, वो तो तैयार ही रहते हैं कि आपके पास रखा हुआ है पानी, आप पी सकते हो, कि मतलब उनको तो बस चांस चाहिए आपको ग्रिल करने का। और वो थोड़ा सा मैंने कहा नो सर आई एम ओके, बोले ओके। फिर उन्होंने पूछने स्टार्ट किए क्वेश्चंस, बहुत पूछे। पर कितना भी कोशिश कर लो, ऐसा लगता है ना मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने मेरे वैसे ही प्रोफेशन पे निकाल लिया, क्योंकि मैं मेडिकल की स्टूडेंट रही थी, मैंने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी किया था। तो बस पूछने लगे वाई, तो आपने फिजियोथेरेपी क्यों नहीं किया, वो भी अच्छा प्रोफेशन था, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया सर को अपने तरीके से इतना बता सकती थी, बट मतलब इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा कहीं पे ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा और सही हो जाता ना तो सही था। फिर बाहर आई तो बाकी मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि हमारा भी ऐसा ही हुआ है, थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे सबका होता है, पर तू अच्छा है, तेरा हो जाएगा, तू रेकमेंड हो जाएगी, क्योंकि तेरा GTO भी बहुत अच्छा गया है और तूने साइट पे अच्छी करी है, एंड यू हैव दैट पर्सनैलिटी। तो मतलब उन्होंने, मतलब ग्रुप था कि वो कॉन्फिडेंट था, सब बोलते थे कि मेरा और एक लड़की और थी मेरे साथ, वो उनका, बल्कि तुम दोनों का तो हो जाएगा, तुम दोनों का तो हो जाएगा। तो मन में तो बहुत खुशी हो रही थी कि यार हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर हमने सोचा था कि हम एक्सप्लोर करके जाएंगे, अगर हम में से कोई रेकमेंड हो जाएगा तो उसके लिए रुक जाएंगे और हम ना देहरादून एक्सप्लोर करके जाएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी देहरादून। तो हमने सबने ये डिसाइड किया था। फिर उसके बाद जैसे हम निकले, फिर नेक्स्ट डे थी हमारी कॉन्फ्रेंस, और जो रिपीटर्स थे उनका पहले GTO था, उसके बाद वो आए थे वापस। वहाँ पे भी सबके अपने अजम्पशंस, अगर तुम्हें देर से बुला रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो तुम पक्का रिकमेंडेड हो, तुम बॉर्डर लाइन केस हो। मतलब वहाँ पे बहुत ज्ञान चलता है। और रिपीटर्स तो ऐसे, मैं भी बाद में हो गई थी रिपीटर, नो ऑफेंस, बट वो तो पूरा अपना ज्ञान ऐसे कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। हम भी सुनते थे, हमें भी क्यूरियोसिटी थी कि यार हमें तो कुछ पता नहीं, बता रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, हम भी सुनते थे अच्छे कान लगा के, तो वो बताते थे। फिर कॉन्फ्रेंस वाला दिन आया, फिर उन्होंने फटाफट सबको निकाला। जो हमारा फ्रेशर्स वाला ग्रुप था उनको तो फटाफट निकाल रहे थे। फिर हम जाके बैठ गए अर्जुन सिंह हॉल, अपने वेट कर रहे थे। रिपीटर्स को बहुत टाइम लगा, हमें लगा यार क्या है कुछ है। तो फिर हम गए वहाँ पे, सब वेट कर रहे थे, 2 घंटे 2.5 घंटे का वेट किया हमने। उसके बाद हमारे DSO सर आए रिजल्ट लेके, उन्होंने वही भूमिका बांधी पहले कि आप किसी से कम नहीं हो, हमारे पास सीटें कम है, मे भी आप अच्छा कर सकते हो लाइफ में, ये सब GTO सर ने भी बोला, वहाँ पे सब बोलते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, बात तो वो सही ही बोलते हैं, बट ठीक है। वहाँ पे फिर हम वेट कर रहे थे, अपना क्यूरियस थे। जैसे जैसे उन्होंने चेस्ट नंबर बोलनी स्टार्ट की, मेरे को अब आएगा। तो स्टार्टिंग में उन्होंने फ्रेशर्स में सिर्फ 2 लिए, मतलब टोटल 8 रिकमेंडेशन थी, फ्रेशर्स में से उन्होंने सिर्फ 2 लिए, और वो भी मतलब आगे एक ग्रुप में था और एक फिर पिछले में था। फिर मेरा नंबर क्रॉस कर गया, डाइवोर्स सैटरडे एट दैट टाइम।
तो मेरे को इतना मतलब उम्मीदें थी, ग्रुप भी बोल रहा था, तो मेरे को ऐसे था यार होना चाहिए था, बट फिर भी ऐसा था कि फिर ऐसे ही सब निकले बाहर, तो वही सारा रास्ते रोकते आए, और मतलब फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया घूमने का कि नहीं यार घर जाना है अब तो। फिर हम सारे घर आ गए, वही घर वालों के फ़ोन आ रहे, पापा का फ़ोन आया, पापा का जैसे फ़ोन आया मेरा रोना निकल गया, क्योंकि मतलब मेरे को था कि मेरे को करना है, ठीक है, यूनिफॉर्म चाहिए पापा के लिए तो करना है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अब तो क्या है, दुनिया ही ख़त्म हो गई, ऐसा लग रहा था। फिर पापा ने समझाया इतना टेंशन क्यों लेती है, इतना टेंशन नहीं लेना, आगे अभी तो अटैम्प्ट पड़े हैं, दूसरा AFSB देना और भी है, तेरे पास ऑप्शन है, CAPF क्लियर था उस टाइम पे, तो फिर वो इतना टेंशन नहीं था, बाकी सबको भी समझाया। फिर ऐसे ऐसे करके हम वहाँ से निकले। आते टाइम हमने बस ली थी, क्योंकि वहाँ से जो ISBT उनका बस स्टैंड होता है, उन्होंने हमें वहीं ड्रॉप किया था AFSB वालों ने, वहाँ से फिर हम आ गए थे। तो ऐसा था पूरा एक्सपीरियंस। और दूसरी एक चीज़ है कि मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट में कि मैं कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हर एस्पिरेंट को होते हैं और जो कोई भी AFSB देने वाला होता है उसको होते हैं। एक तो वो बहुत टेंशन लेते हैं ये दो ट्रस्टवर्दी पर्सन के नाम, इन पे ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेस की बात ही नहीं है। मैंने भी लिया था, पर ये रेकमेंड जब आप हो जाओगे ना उसके बाद की बात है, और वो भी उसमें आपको ना टाइम देते हैं, वो आपको बोलेंगे आप घर पे फ़ोन करके पूछ लो उन दो ट्रस्टवर्दी का नाम, वो सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए होता है, उन पर इतना लोड नहीं लेना होता, वो कुछ नहीं बोलते, वो आपको टाइम दे देंगे। बस आप एक बार ना अपना रिकमेंडेशन पे ध्यान दो, इन पर इतना स्ट्रेस करोगे ना तो ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे और दिमाग खराब होता है। दूसरा मिथ ये ड्रेस वाला, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, भाई कुछ नहीं है, बस अपना ठीक है, बस फॉर्मल रहो, ऐसे थोड़ा चटक पटक मत करो, बस लगना चाहिए कि ऑफिसर हो। बाकी ऐसा होता है जो GTO ड्रेस होती है उसमें भी मैं तो बहुत कॉन्शियस थी कि वाइट टी-शर्ट, पोलो टी-शर्ट, वाइट शॉर्ट्स, वाइट शूज़, पर मेरे ग्रुप में और बाकी ग्रुप में मैंने लड़कियां देखी ब्लैक शॉर्ट्स में भी थी, लोअर में भी थी, ट्रैक पैंट्स भी थे, मतलब सही था, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको वो ड्रेस उस टाइप से होनी चाहिए कि आप परफॉर्म कर पाओ, बात ये है, इनमें कुछ इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती। थर्ड मिथ, हमें लगता है कि जो स्क्रीनिंग में रीजनिंग आती है वो रीजनिंग हमारा FCAT वाला रीजनिंग आएगा और हम हाई लेवल पढ़ते रहते हैं, बट ये सबसे बड़ा मिथ और बेवकूफ़ी है। एक YouTube पे ना मेरे फ्रेंड ने मेरे को फिर बाद में सजेस्ट किया, जो फ्रेंड मुझे AFSB में मिली थी वो उसने मुझे अगले उसके लिए गाइड किया, क्योंकि वो उसका लास्ट अटैम्प्ट था, तो उसने मुझे बताया कि तू ना एक काम करना, रीजनिंग के लिए ना इसमें YouTube पे अग्राज क्लासेस करके कुछ है, वो बंदे कराते हैं, वो ना मतलब उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट कराया हुआ है, उन्होंने मेमोरी बेस्ड अपने उन्होंने SSB दिए होंगे तो उनको जो याद रहते हैं तो वो सारे याद किए हुए उन्होंने, और वो DIPR नंबर इतना, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने ना मतलब जितना उनको मेमोरी बेस्ड है उन्होंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है वो, तो पर वो अच्छा है, मतलब वो टू द पॉइंट है, क्योंकि वो ना वही पूछते हैं। मैंने अगले उसने एक्सपीरियंस किया है वाराणसी वाले, जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी आपको बताऊंगी वाराणसी का एक्सपीरियंस भी, उसमें मैंने फेस किया वो, ठीक है। तो वो रीजनिंग वो है, वो वर्बल ठीक है पूछते हैं, हल्की फुल्की इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। नॉन वर्बल में पूछते हैं, जैसे डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अपना डाइस पूछते हैं, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और हल्का फुल्का वही ऑपोजिट वाला कि डाइस के वो ऑपोजिट पे क्या होगा, और वो क्लास A क्लास B अलाइक और लाइक वाले क्वेश्चन 90% इसी से पूछते हैं वो, और हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। और नो डाउट आपको PPNDT में भी अच्छा परफॉर्म करना होता है, बट वो रीजनिंग वाला जो पार्ट OIR टेस्ट वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, मैंने पर्सनली फील किया है। तो रीजनिंग में ना मतलब टू द पॉइंट करके जाओ, इतना वो नहीं करना, और करंट अफेयर अपना नॉर्मल रखो, रिलेशंस पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें भी बाकी सारे आपके मिथ्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन हैप्पी स्टडिंग एंड मन लगा के पढ़ो। आई होप जो भी ये वीडियो देखे जो है FCAT एस्पिरेंट है, AFSB देने वाला है, देने वाली है, आप लोग रिकमेंड हो, अच्छी पोस्ट पे जाओ, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करो। सो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।